डिलेड प्यूबर्टी या शारीरिक विकास का देर से होना लड़कों में एक आम समस्या है जो लगभग 5% लड़कों को प्रभावित करती है। बहुत सारे पेरेंट्स हम लोगों के पास आते हैं 11 साल 12 साल के आसपास की लड़के का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है और उस स्थिति में ये बात होती है कि इसे कोई इंजेक्शन या हार्मोन लगा दिया जाए जिसके द्वारा शारीरिक विकास हो सकेगा। यदि आपके लड़के की उम्र 14 साल से कम है तो इस विषय में विचार या चिंता ना करें, क्योंकि ऐसे समय पर जांचें जो होंगी उनकी कोई आवश्यकता नहीं है और उन जांचों के आधार पर उचित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और कई बार उस कारण से कंफ्यूजन भी हो सकता है। यदि आपके लड़के का शारीरिक विकास 14 वर्ष तक ना हुआ हो तभी डॉक्टर से संपर्क करें। विकास की प्रक्रिया लगभग 12 साल पर आरंभ होकर के 5 से 6 साल में पूरी होती है और जो लड़कों में बदलाव होता है यानी लंबाई का बढ़ना, शारीरिक विकास का होना, टेस्टिस की ग्रोथ, पेनिस की ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ, वॉइस में होने वाले बदलाव, आवाज़ का भारीपन होना, दाढ़ी मूंछों का आना, ये लगभग 17-18 साल तक होता है। लड़कों में शारीरिक विकास मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस के द्वारा बनने वाले जीएनआरएच हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी में एलएच और एफएसएच यानी ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंट्रोल करता है और वो हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करते हैं जो टेस्टिस के द्वारा बनाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन मूल रूप से शरीर के विभिन्न हिस्सों पर जाकर के शारीरिक विकास का काम करता है। इसमें पेनिस की ग्रोथ होना, हेयर की ग्रोथ होना, आवाज़ में बदलाव होना, दाढ़ी मूंछें आना, ये सारी प्रक्रिया तो होती ही हैं। इसके अलावा हड्डियों में मजबूती, मांसपेशियों में मजबूती, हार्ट पर, ब्रेन पर और सभी अंगों पर उसका प्रभाव होता है। ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास डिलेड प्यूबर्टी के साथ आते हैं उनमें कोई बीमारी नहीं होती। लगभग 60 से 70% ऐसे लड़कों में कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ प्यूबर्टी एंड ग्रोथ नाम की एक कंडीशन होती है जो मूलतः बता रही है कि शारीरिक विकास देर से तो हो रहा है पर आगे चल करके नॉर्मल होगा। इन लड़कों में प्रायः लगभग 70 से 80% स्थितियों में माता या पिता में विलंबित शारीरिक विकास का पता चलता है। यानी कई बार होता है कि फादर्स की जो हाइट होती है वो 16-17 साल के आसपास बढ़नी चालू हुई, उनमें दाढ़ी मूंछें जो हैं वो बाद में आई, उन्होंने शेविंग अपनी 12th के बाद की। महिलाओं में जो पीरियड्स थे वो थोड़ा लेट हुए, 14-15 साल के आसपास हुए। तो एक तरह का जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ प्यूबर्टी एंड ग्रोथ में। यदि किसी बच्चे में जो कि लंबा है, जिसमें हड्डियां सही समय पे बढ़ रही हैं, जिसमें प्यूबिक हेयर की ग्रोथ हो रही है, उसमें शारीरिक विकास नहीं हो रहा है तो उसको हम सीडीजीपी नहीं माने, उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता इस आधार पर होती है। लड़कों में डिलेड प्यूबर्टी को मूलतः हम लोग हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म यानी जहां एलएच और एफएसएच लेवल कम है यानी हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी की समस्या है, या हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म जहां एलएच एफएसएच लेवल ज़्यादा हैं और टेस्टिस की प्रॉब्लम है, में क्लासीफाई कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों में हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी प्रॉब्लम एक तरह के न्यूरोनल माइग्रेशन डिफेक्ट की वजह से होती है। इसके अतिरिक्त हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी रीजन में होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या, कोई इन्फेक्शन, कोई चोट लगना, सर्जरी होना, रेडिएशन होना उसको प्रभावित करता है। कुछ बच्चों में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों में यदि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की समस्या है तो हमें ब्रेन ट्यूमर को समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसलिए सभी लड़कों में जिसमें हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की समस्या समझ में आ रही है, हम लोग एक ब्रेन का एमआरआई करके देखते हैं। टेस्टिस में होने वाली समस्याएं चाहे टेस्टिस के विकास से संबंधित हों या टेस्टिस के डैमेज होने की वजह से हों भी महत्वपूर्ण होती है। टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स में एक बहुत बड़ी और कॉमन प्रॉब्लम होती है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक क्रोमोसोम से संबंधित रोग होता है। हमारे बच्चों में 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें 44 क्रोमोसोम लड़के और लड़कियों में सेम होते हैं जिनको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, और 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो लड़कियों में XX और लड़कों में XY होते हैं। जब बच्चों का विकास हो रहा होता है और जब सेल्स बढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी त्रुटिवश कुछ सेल्स में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं जिसमें 2 X और 1 Y क्रोमोसोम हो जाता है। एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम के कारण से टेस्टिस के विकास पे दबाव पड़ता है जिससे वो अवरुद्ध हो जाता है। इन बच्चों में शुरुआती विकास, शारीरिक विकास होता है, उसके बाद वो विकास अवरुद्ध हो जाता है और डेवलपमेंट नहीं हो पाता।
यदि कोई बच्चा जो हमारे पास देर से प्यूबर्टी के साथ आ रहा हो, जो लंबा हो, जिसको चेस्ट में एनलार्जमेंट या ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो, जिसे गायनेकोमास्टिया का नाम दिया जाता है, बहुत ही छोटे टेस्टिस और हार्ड टेस्टिस होते हैं, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की संभावना बहुत अधिक होती है। और ऐसी परिस्थितियों में क्रोमोसोम या कैरियोटाइप करके हम इस बीमारी को जान सकते हैं। हम लोग उसके विभिन्न लक्षणों को देखते हैं, उनके शारीरिक विकास को देखते हैं, उनके फिजिकल डेवलपमेंट को देखते हैं, मेंटल स्टेटस को, ब्रेन के फंक्शंस को, और जैसे बताया गया कि स्मेल सेंसेशन को देखते हैं। और ऐसे एग्जामिनेशन के आधार पर जो लक्षण होते हैं बीमारियों के, उन्हें प्राप्त करते हैं। डिलेड प्यूबर्टी की शुरुआती जांचों में शरीर से संबंधित सभी रोग जो किसी न किसी तौर पर शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो लिवर की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, पचाने की समस्या हो, को जाना जाता है। डिलेड प्यूबर्टी इंडिकेट कर रही है, इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं शरीर में कोई त्रुटि है। शुरुआती जांचों के नॉर्मल आने के बाद हम लोग हार्मोनल वर्कअप करते हैं और उसमें महत्वपूर्ण जांचों में LH, FSH और टेस्टोस्टेरॉन होता है। जिन बच्चों में टेस्टोस्टेरॉन कम है और LH, FSH लेवल्स कम है या ज़्यादा नहीं है, वहाँ समस्या हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी की होती है, जिसके बारे में हमें जेनेटिक कारणों को या MRI के माध्यम से कि कोई ऐसी नई चीज़ तो नहीं बन रही, जानना आवश्यक होता है। जिन बच्चों में LH और FSH लेवल्स बढ़े हुए हैं और टेस्टोस्टेरॉन कम है, तो वहाँ समस्या प्रिडोमिनेंटली टेस्टिस के लेवल पे होती है। इसलिए हमें उनके जेनेटिक कॉजेज को समझना होता है, क्रोमोसोम की जांच करनी पड़ती है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की तरफ इशारा कर सकती है। 14 साल के बाद जिन बच्चों का डिलेड प्यूबर्टी होता है, वहाँ टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्शन के माध्यम से हम लोग शारीरिक विकास कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्शन बहुत लो डोज में शुरू किया जाता है। आमतौर पे हम लोग 50 मिलीग्राम के इंजेक्शन से इसे आरंभ करते हैं, जो हर महीने दिया जाता है, और धीरे धीरे यदि परमानेंट स्थिति होती है तो हम लोग ये एडल्ट डोज जो 250 मिलीग्राम होता है प्रति महीने के आधार पर पहुंचते हैं। जिन बच्चों में कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ प्यूबर्टी एंड ग्रोथ की संभावना होती है, वहां हम 3 से 6 महीने के उपचार के बाद इंतजार करते हैं कि बच्चे का विकास हो रहा है कि नहीं, और लगभग 70 से 80% में वो विकास प्राप्त हो जाता है। अभिभावक जो लड़कों की डिलेड प्यूबर्टी के साथ आते हैं, उनके दिमाग में प्रश्न होता है कि क्या इन बच्चों में आगे चलकर प्रजनन की क्षमता होगी, फर्टिलिटी की क्षमता होगी या नहीं। जिन बच्चों में हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म होता है, यानी LH, FSH कम होता है, हाइपोथैलेमस की समस्या होती है, वहाँ कुछ विशेष इंजेक्शंस के माध्यम से हम शुक्राणु को उत्पन्न कर सकते हैं। ये गोनाडोट्रोपिन का ट्रीटमेंट जब 6 से 12 महीने तक दिया जाता है, तो 70 से 80% व्यक्तियों में शुक्राणु पैदा हो सकता है और इनमें एक नॉर्मल प्रेगनेंसी भी अचीव की जा सकती है। जिन लड़कों में समस्या टेस्टिस के लेवल पे होती है, वहाँ शुक्राणु का बनाना संभव नहीं होता, तो उसमें ऑप्शन होता है कि या तो हम लोग स्पेशल टेक्निक्स के माध्यम से शुक्राणु निकालने का प्रयास करते हैं। एक टेक्निक होती है जिसे टीसा का नाम दिया जाता है, टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पर्म्स, और यदि शुक्राणु मिले तो IVF के माध्यम से उसमें प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। जिन व्यक्तियों में टीसा में भी शुक्राणु नहीं मिलता, उनके पास एकमात्र ऑप्शन डोनर स्पर्म्स का होता है, जिसके माध्यम से हम लोग फर्टिलिटी को अचीव कर सकते हैं।